हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक बिल्कुल नए और खास सेगमेंट में। यहाँ हम कम समय में आपको रूबरू कराते हैं दुनिया भर की बड़ी जीके की अपडेट्स की हलचलों से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल की प्रमुख खबरों से जुड़े उन 5 सबसे महत्वपूर्ण जीके पॉइंट्स की जो आपके आने वाली परीक्षाओं और जनरल नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यह इस सीरीज का पहला एपिसोड है, इसलिए इसे तैयार करने में हमसे कोई छोटी मोटी चूक या कंटेंट से जुड़ी कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ कर देना दोस्तों। हमारी कोशिश रहेगी कि हर बीतते दिन के साथ हम खुद को बेहतर बनाएं। हम चाहते हैं कि यह सेशन पूरी तरह आपके लिए हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव जरूर दें। आप इस सीरीज में और क्या देखना चाहते हैं या हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं कल के टॉप 5 जीके अपडेट्स। भारत के बाहुबली रॉकेट LV-M3 M6 ने कल सुबह 8:55 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय लिख दिया है। इस मिशन के तहत इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। 6100 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट इसरो के इतिहास का अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जिसे मात्र 15 मिनट में सटीक उड़ान के बाद 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। यह उपलब्धि न केवल भारत की तकनीकी सटीकता को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्पेस मार्केट में इसरो और उसकी कमर्शियल विंग NSIL की धाक को और मजबूत करती है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 तकनीक संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है, जिसे अंतरिक्ष में उड़ता हुआ मोबाइल टावर भी कहा जा रहा है। इसमें लगा 223 स्क्वायर मीटर का विशाल एंटीना अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल ढांचा है, जो सीधे आपके साधारण स्मार्टफोन पर 4G और 5G सिग्नल पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिमालय की दुर्गम चोटियों से घने जंगल या समंदर के बीच यहाँ मोबाइल टावर लगाना असंभव है, वहां भी अब फुल नेटवर्क मिलेगा। आपदा के समय जब जमीनी बुनियादी ढांचा विफल हो जाता है, तब यह डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाएगी, जिससे भारत दुनिया के स्पेस बिजनेस का एक प्रमुख सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। अब हम बात करेंगे उस वैश्विक कूटनीति की उस बड़ी जीत की जिसने भारत को इकोनॉमिक पावर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। इस बड़ी उपलब्धि का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई एक टेलीफोनिक बातचीत के बाद किया गया। दोस्तों, इस समझौते की सबसे खास बात इसकी रफ्तार है। जहां अक्सर ऐसे व्यापारिक समझौतों में सालों लग जाते हैं, वहीं मार्च में PM लक्सन की भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई यह बातचीत रिकॉर्ड 9 महीनों के भीतर पूरी कर ली गई है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी गहरी आपसी समझ और व्यापारिक तालमेल है। अब सवाल यह है कि इससे भारत को क्या मिलेगा। इस FTA के जरिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 सालों में दोगुना होने की उम्मीद है। निवेश के मोर्चों पर भी बड़ी खबर है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। यह भारी भरकम पूंजी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई रफ्तार देगी। इस समझौते का सीधा फायदा हमारे इनोवेटर्स, किसानों और छोटे कारोबारियों यानी MSMEs को मिलने वाला है। साथ ही शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए न्यूजीलैंड में करियर के नए रास्ते भी खुलेंगे। यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का भी एक नई मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर कहें तो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और न्यूजीलैंड की आधुनिक तकनीक अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह डील दुनिया को दिखाती है कि भारत अब वैश्विक व्यापार के नियमों को अपने पक्ष में बदलने के लिए तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिल्ली, NCR और राजस्थान के बीच से अरावली की पहाड़ियां गायब हो जाएं, तो हमारा क्या होगा? शायद हम एक अंतहीन रेगिस्तान के बीच में खड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला के बारे में। यह सिर्फ पत्थर और चट्टानें नहीं है, ये उत्तर भारत का सुरक्षा कवच भी है दोस्तों। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो करीब 2.5 अरब साल पुरानी है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को छूते हुए ये दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। लेकिन इसका असली काम क्या है, आप जानते हैं? ये थार रेगिस्तान की बढ़ती रेत के सामने एक प्राकृतिक दीवार बनकर खड़ी है। अगर अरावली ना होती तो आज दिल्ली और हरियाणा के उपजाऊ मैदान भी रेतीले टीलों में तब्दील हो चुके होते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ धूल रोकना ही इसका काम नहीं है। अरावली को उत्तर भारत के फेफड़े भी कहा जाता है। यह NCR के प्रदूषण को सोखती है और तापमान को नियंत्रण में रखती है। साथ ही लूनी, साबरमती और बनास जैसी नदियों का जन्म स्थान भी इन्हीं पहाड़ियों से होता है।
इतना ही नहीं, ये पहाड़ एक वाटर स्पंज की तरह काम करते हैं जो बारिश के पानी को जमीन के नीचे उतार कर हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं। अरावली पर्वतमाला के निर्माण की कहानी पृथ्वी के भूभर्गीय इतिहास के सबसे प्राचीन अध्यायों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 2.5 अरब साल पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन श्रृंखलाओं में से एक बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका जन्म अरावली दिल्ली ओरोजनी नामक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्राचीन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए थे। इस भारी दबाव के कारण जमीन में बड़े बड़े मोड़ यानी फोल्ड्स पड़ गए और विशाल पहाड़ों का निर्माण हुआ। अपने शुरुआती दौर में अरावली की ऊंचाई आज के हिमालय से भी कहीं ज्यादा अधिक थी, लेकिन अरबों वर्षों तक हवा, पानी और धूप के कारण होने वाले इरोजन ने धीरे धीरे इसे घिस दिया। यही कारण है कि आज इसे भूगोल में अविष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। इसकी संरचना मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट और निस जैसे अत्यंत कठोर चट्टानों से बनी है, जो इसके अरबों सालों के अस्तित्व का प्रमाण है। हाल के हफ्तों में बांग्लादेश की राजनीति में आए भूचाल के बाद वहां की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रिबूट किया जा रहा है। जुलाई चार्टर 2025 के क्रांतिकारी सुधारों के तहत सत्ता की भूख पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार यानी 10 साल ही प्रधानमंत्री रह पाएंगे। साथ ही राष्ट्रपति की भूमिका को रबर स्टैंप से बदलकर एक शक्तिशाली वॉचडॉग बना दिया गया है, जो अब चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों में स्वतंत्र नियुक्तियां कर सकेंगे। चुनाव में धांधली रोकने के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम की वापसी हुई है, जिसका मतलब है कि चुनाव के दौरान सत्ता किसी राजनीतिक दल के पास नहीं बल्कि एक निष्पक्ष अंतरिम टीम के हाथ में होगी। संसदीय ढांचे में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब तक केवल एक सदन वाली जातीय संसद के स्थान पर भारत की तरह 2 सदनों वाली संसद यानी बाईकैमरल पार्लियामेंट बनाने की तैयारी है, ताकि कानून पर गहन चर्चा हो सके और जल्दबाजी में फैसले न लिए जाएं। न्यायपालिका को राजनीति से मुक्त करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी IJAC का गठन किया गया है, जिससे जजों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का दखल खत्म हो जाएगा। रही बात किसी राजनीतिक दल को बैन करने की, तो सरकार के पास देश विरोधी गतिविधियों के आधार पर पार्टी पर ताला लगाने की शक्ति तो है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फरवरी 2026 में होने वाला जनमत संग्रह रेफरेंडम यह तय करेगा कि बांग्लादेश की जनता इन नए बदलावों को कितना अपनाती है। सऊदी अरब में बर्फबारी होना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह कोई असंभव घटना नहीं है। हाल ही में दिसंबर 2025 में सऊदी अरब के उत्तरी क्षेत्रों जैसे तबुक और अल-जौफ में हुई भारी बर्फबारी ने दुनिया का ध्यान खींचा है। इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को हम 4 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति यानी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड। सऊदी अरब का उत्तरी हिस्सा विशेष रूप से तबुक समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध पर्वत जबल अल लौज की ऊंचाई लगभग 2580 मीटर है। विज्ञान का सरल नियम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान गिरता है। सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जो बर्फबारी के लिए पहली आवश्यकता है। इसके बाद आता है ध्रुवीय हवाओं का आगमन यानी पोलर एयर मासेस। सर्दियों में यूरोप और साइबेरिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं यानी पोलर कोल्ड फ्रंट्स दक्षिण की ओर बढ़ती हैं। जब ये ठंडी हवाएं मेडिटेरेनियन सी को पार कर सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचती है, तो ये अपने साथ जमा देने वाली ठंड भी लाती है। फिर आता है मॉइस्चर और लो प्रेशर सिस्टम्स। सिर्फ ठंड काफी नहीं है, बर्फ के लिए नमी यानी मॉइस्चर भी चाहिए। जब मेडिटेरेनियन सी से आने वाली नमी से भारी हवाएं इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं से टकराती है, तो एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है। अगर तापमान बहुत कम है तो बादलों से गिरने वाली बारिश की बूंदें रास्ते में ही जम जाती हैं और बर्फ के फाहे यानी स्नोफ्लेक्स बनकर गिरते हैं। और अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। वैज्ञानिक इस असामान्य बर्फबारी को वार्मिंग पैराडॉक्स से जोड़कर भी देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे वातावरण अधिक नमी सोखने में सक्षम हो जाता है। जब यह अतिरिक्त नमी किसी अचानक आने वाली ठंडी हवा के संपर्क में आती है, तो यह भीषण बारिश या दुर्लभ बर्फबारी का रूप ले लेती है। सऊदी अरब में बर्फबारी तब होती है जब ऊंचाई, साइबेरियाई ठंडी हवाएं और मेडिटेरेनियन सी की नमी एक सटीक मेल में होते हैं। यह घटना दर्शाती है कि हमारा वैश्विक मौसम पैटर्न अब पहले से कहीं अधिक अनिश्चित और एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 सबसे बड़े अपडेट्स जो न केवल आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर अरावली की गहराई तक और वैश्विक कूटनीति से लेकर बदलती जलवायु तक आज की ये हलचलें कल का इतिहास बनने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।